हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा कि हम कैसे सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि सॉल्यूशन को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन टर्म्स तो पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना लेक्चर को। सो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। पहले कल जो मतलब कि पिछले वीडियो में जहाँ तक मैं छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक छोड़े थे कि जो हम जो क्या पता है सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो हमारा सॉल्वेंट डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो हम इसमें दो केस आपको बताए थे। अगर मान लीजिए दोनों कंपोनेंट का अगर फेज डिफरेंट है और जिस फेज से सॉल्यूशन का फेज मैच कर रहा है तो वो कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट कहला जाएगा। अगर मान लीजिए केस 2 में था क्या कि अगर मान लीजिए जो हमारा कंपोनेंट है वो दोनों सेम फेज में, ठीक है, सॉल्यूशन में हमारा सेम फेज में है, तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि किस कंपोनेंट का क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर किसी कंपोनेंट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो यही था हमारे लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर देते हैं अपना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और देखते हैं किस किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए आइए डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए डालिए टाइप्स। मैं राइटिंग पे मत जाना यार, थोड़ा हिंदी है, बोर्ड पे प्रैक्टिस को उतना है नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, मतलब कि 3 बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पहले तो तुमको कल बताए थे पिछले वीडियो में कि सॉल्यूशन तुम्हारा बाइनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉरी, सॉल्यूशन को हम लोग कंपोनेंट के बेसिस पे अधिक कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम तीन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस, पहला फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल के कंपोनेंट मतलब कि जो सॉल्यूशन के अंदर कितना पार्टिकल मौजूद है उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो इसमें हम क्या बोले 2-3 बता देते हैं। इसमें पहला बाइनरी सॉल्यूशन, जो हमारा सिलेबस में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा बताओ बाइनरी सॉल्यूशन क्या था पिछले वीडियो में बताइए। बाइनरी सॉल्यूशन वो था कि एक सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्यूट मौजूद होगा तो उससे हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन में बेसिकली क्या था, एक क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा प्लस में 2 इसमें सॉल्यूट होगा, ठीक है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वाटरनरी सॉल्यूशन इसमें तुम्हारा क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा प्लस 3 सॉल्यूट। इसी बेसिस पे जो है ना, अगर मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर 5 कंपोनेंट है, 6 कंपोनेंट, तो उसके बेसिस पे तुम क्वाटरनरी पेंटानरी मतलब कि होता है, मतलब कि वैसा तुम लिख करके बना सकते हो। तो ज़्यादा नहीं, आपको अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला बेसिस हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ हमारा क्वालिटेटिव, मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा जो बेसिस है वही पढ़ना है हमको, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ पहले, वो भी आप लिख लीजिए पहले। कंसंट्रेशन और डाइल्यूट का भी कॉन्सेप्ट आप लोग को जरूरी है सीखना ना। तो
दूसरा बेसिस था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव ठीक है। इसमें हम दो कैटेगरी में बांटे थे, इसको बांटे हैं हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन दूसरा हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूट पार्टिकल, वो कम होता है इस सॉल्यूशन के कंपैरेटिव। ठीक है, इसमें हमारा सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूट, इसमें हमारा सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो देखिए इस पर लिख लेते हैं मोर सॉल्वेंट एज कम्पेयर टू सॉल्यूट। ठीक है, इसमें मोर सॉल्यूट एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक बीकर मान लेते हैं, ठीक है, एक बीकर, इसमें 1 लीटर मेरा पानी है। ठीक है, इस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 स्पून जो है 1 स्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, इधर हम एक बीकर लेंगे, ठीक है, इसमें भी हम उतना ही पानी लेंगे, उतना ही सॉल्वेंट लेंगे 1 लीटर, और इसमें जो है ना हम कितना 10 स्पून नमक या चीनी का सॉल्यूट पार्टिकल ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 स्पून है 1 लीटर में और यहाँ 10 स्पून है 1 लीटर में, तो आप खुद बताइए जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा वही तो हमारा कंसंट्रेटेड होगा ना, क्योंकि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कम, इसमें 1 ही चम्मच गया है हमारा शुगर सॉल्यूशन है कोई भी सॉल्यूट, और इसमें 10 चम्मच गया है, तो मायने रखता है 10 चम्मच। अगर मान लो कुछ पानी के अंदर 10 चम्मच चीनी डाल दो तो वो कुछ एक्सटेंट तक मिक्स होगा, डिजोल्व होगा, उसके बाद इतना है ना क्या होता है नीचे जाकर के बैठ जाता है, तो ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया और ये हमारा डाइल्यूट हो गया। इसमें अगर 1 चम्मच नमक डालते हो, अगर मान लो थोड़ा सा नमक डाले हो तो पानी में तो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, वो हमारा क्या होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि उसमें सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। अब सबसे मेन टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, आप ध्यान से सुनिए और यहीं से हमारा चैप्टर का तांडव चालू होगा। चलिए तीसरा on the basis of physical state। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम लोग सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट से पता कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मान लो तुम्हारा सॉल्यूशन अगर लिक्विड फेज में, पहले हम लिख लेते हैं क्या ऑन द फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन थोड़ा 3 टाइप होता है, तो पहले वो लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद उसे बताते हैं लिखना लिखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में तुम्हारा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन, तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। चलो अब बताइए दो, अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड होगा तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा या सॉलिड, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड फेज में है तो हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में है, अगर मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन सॉलिड फेज में है तो हमारा सॉल्वेंट भी
सॉलिड फेज में होगा। जैसे यहाँ पे गैसीय सॉल्यूशन होगा तो हमारा क्या होगा, सॉलिड गैसीय स्टेट में होगा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा सॉल्वेंट जो है क्या होगा, हमारा क्या सॉलिड होगा। और यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट गैसीय होगा, ठीक है। तो ये सब है हमारा। तो आज हम ये तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्जाम में आते ही आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला हम अब लिक्विड सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ये आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो फिर आगे हम लिखवा भी करेंगे, आगे डिटेल में लिखवाएंगे तो उसको लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आ जाइए लिक्विड सॉल्यूशन से पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले छोटा जो है उससे स्टार्ट करते हैं। पहले गैसियस से स्टार्ट करते हैं, फिर सॉलिड से स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट में लिक्विड डालेंगे, या फिर सॉलिड को लास्ट में डाल देंगे, गैसेस लिक्विड सॉलिड। ऐसे ये फॉर्मेट ठीक रहेगा। गैसियस सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। गैसियस सॉल्यूशन टेबल हमें कैसे बनाओ, सॉल्वेंट डाल देता हूँ, ये सॉल्यूट का एग्जांपल। हाँ चलिए आइए लिखिए। इधर हम पहले सॉल्वेंट डाल देते हैं। सॉल्वेंट हमको पता है गैसीय सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इधर लिखने का जरूरत है ये नहीं, फिर इधर लिख लो तुम सॉल्वेंट हमको पता है गैसियस ले रहा है, गैसियस ही होगा हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन बना गैसियस है, गैसियस। भाई स्पेलिंग में थोड़ा दिक्कत होगा तो उसको देख लेना, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूट ले लेते हैं। हम एग्जांपल लेंगे। चलिए आ जाइए देखिए। चलिए हम सॉल्वेंट गैसियस ले लिए हैं, ठीक। तो अब इसमें हम सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है। जब हम इसके अंदर सॉलिड गैसियस सॉल्वेंट के अंदर हम सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्यूट डालेंगे। चल भाई चल, ठीक है। तो गैसियस सॉल्वेंट के अंदर मतलब कि सॉलिड सॉल्यूट है, ठीक है। सॉलिड जो है हमारा सॉलिड है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा क्या, हमारा कैम्फोर प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है। क्योंकि कैम्फर हमारा यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है नाइट्रोजन गैस, ये गैसियस स्टेट में, ठीक है। ये एग्जांपल सब इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। और फिर हम सॉल्यूट में ले लेते हैं, फिर तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूट, ठीक है, लिक्विड। तो देखो जब हमारा सॉल्वेंट गैसियस रहेगा, जब गैस में लिक्विड मिलाएगा, हमारा एग्जांपल हो जाएगा इसका, एक क्लोरोफॉर्म हो जाएगा CH3 प्लस में नाइट्रोजन गैस, ये क्लोरोफॉर्म है। जिसको नहीं पता होगा उसको मैंने लिख दिया है, क्लोरोफॉर्म लिख लीजिए CH3, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पे गैस लिक्विड हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। अब हम ले लेते हैं किसका, गैसियस सॉल्वेंट हो जाएगा मेरा एक और, कि सॉलिड लिक्विड दोनों, सॉलिड गैस तीनों को लेंगे, गैसियस सॉल्वेंट और यहाँ पे हम ले लेते हैं तुम्हारा गैसियस सॉल्यूट, ठीक है। तो गैस में गैस मिलाएगा तो हमारा गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो एयर में हमको इंटर पाया जाता है ये सब, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में है, तो इसको लिखना है, इसको याद करना जरूरी है। अब क्वेश्चन मिलेगा कि भैया बताओ कि सॉल्वेंट में हमारा सॉल्वेंट गैसियस है और सॉल्यूट मेरा सॉलिड है, मतलब इसका भी सॉल्यूशन बनेगा। था कि एग्जांपल एक आध को बताइए, तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं, केमिकल प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर लिख सकते हैं, है ना। गैसियस और लिक्विड दे दिया, बोलेगा कुछ एग्जांपल बताइएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस का बता सकते हैं ना। तो हाँ यही सब है। चलिए लिखिए, अभी हमको 2 और बचा हुआ है, लिक्विड सॉल्यूशन का और फिर हमारा सॉलिड सॉल्यूशन का। लिखिए, कर लिए। चलिए ऐसा ही बनाएंगे, मतलब कि ऐसा ही ग्राफ, मतलब कि इसी फॉर्मेट में बनाएंगे उसका। अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है।
तो हम सॉल्वेंट में पहले ले लेते हैं लिक्विड, क्योंकि लिक्विड ही होगा ना, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं तो सॉल्वेंट हमारा पूरा लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, सॉल्वेंट हम लिक्विड ले लिए, अब सॉल्यूट हम ले लेते हैं वो गैस, गैसेस लिक्विड मान लेते हैं। ठीक है, तो जब आप गैस, जब लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व कीजिएगा तब क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक्स पिए आप लोग? कोल्ड ड्रिंक्स उसमें देखते होंगे ना क्या होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर होता है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं हमारा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, हो जाएगा तो आपका CO2 प्लस H2। ठीक, ये हो गया सॉल्वेंट में, फिर लिक्विड ले लेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारा लिक्विड ही सॉल्यूट है। अब भाई तो लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्यूट है, अल्कोहल एग्जाम्पल। आप लोग खैर पीना तो नहीं चाहिए, बट कुछ लोग होंगे जो देखते होंगे तुरंत भैया एक गिलास, भैया एक बोतल, खैर वोटा जो भी हो, तो अल्कोहल एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, अल्कोहल। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है भैया, ये सब आप हल्के में लीजिए, इसको याद करना होगा। एग्जाम पे अगर पूछ दिया तो समझ रहे हैं ना, नीट में अगर आ गया तो 4 नंबर का है, खरे खरे सवाल है भैया, 4 नंबर, समझ रहे हैं। अगर नहीं पता रहा तो -1 छोड़िएगा तो ठीक है, अगर गलत कीजिएगा तो -1 जाएगा, और क्या। चलो, अब मैं सिर्फ नीट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेई के लिए, बोर्ड के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम, मतलब कि ये पैराग्राफ, मतलब क्या बोल रहा है इसको, ये फ्लो चार्ट। हाँ सॉरी, डायग्राम आपको सब बोलने के लिए सॉरी। ठीक है, चलिए सॉलिड में हम क्या बचा गया? गैस ले लीजिए, लिक्विड सॉलिड बच गया, तो सॉलिड ले लेंगे। ठीक है, सॉलिड। चलिए, शुगर सॉल्यूशन, जैसे पानी में चीनी मिला, ये हो गया सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन। दैट्स शुगर प्लस वाटर। देख लो, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको ये सब देखकर याद करना है। हाँ, एक अभी आप जो आएगा सॉलिड सॉल्यूशन, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छे खासे एग्जाम्पल है, वो आपको याद करना है, और सवाल वहीं से पूछते हैं। ठीक है, ये सब तो लल्लू पल्लू है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। चलिए आइए, तो आप बात करते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन की। ठीक है भाई, बहुत गर्मी है। हाँ, अगर हम सॉल्वेंट सॉलिड ले और सॉल्यूट गैस ले, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, हम सीधे एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठा के लिख रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन इज अब्सॉर्ब, क्योंकि लिखना आपको एनसीईआरटी का ही लाइन है। ठीक है ना, हम जो बताएंगे फिर दिक्कत होगा, नंबर कट गया था, फिर समझ रहे हो ना। हाइड्रोजन इज अब्सॉर्ब्ड ऑन मेटालिक सरफेस लाइक आपका निकल हो गया, रेडियम हो गया, या फिर प्लेटिनम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्वेंट सॉलिड होगा और चाहे सॉलिड लिक्विड हमारा सॉल्यूट होगा, तो इस केस में हमारा एग्जांपल हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस विथ, क्या था ये याद हाइड्रोजन विथ लिक्विड के साथ था, हाँ वो था अमलगम, सॉरी यार थोड़ा सा, मेटल विथ अमलगम, मेटल विथ अमलगम, चाहे वो सोडियम अमलगम हो या फिर जिंक अमलगम हो। ठीक है, अमलगम होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड सॉलिड हो, अगर मेरा सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट तो हमारा सॉलिड है, छोड़ो क्या हम बार बार, सॉलिड अगर हमारा सॉलिड रहेगा तो इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है एलॉय। ठीक है, क्योंकि एलॉय जो है सॉलिड सॉलिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। ठीक है, एलॉय देख लीजिए आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर जिंक एलॉय। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गोल्ड डिसॉल्व इन कॉपर। ठीक है, नॉइज अवॉइड कीजिएगा, माइक बहुत जल्द लेने वाले हैं। अब इतना आप लिखिए, नोट कीजिए। चलिए फटाफट हो गया, आप स्टार्ट करेंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये लिख लीजिए, ये होंगे सॉरी
तो कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करने से पहले हम हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको पहले देखना होगा। मोल कैलकुलेशन आप लोग को आता हो। सॉरी। हाँ तो चलिए देख लीजिए। पहले देखिए कंसंट्रेशन देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स। चलिए अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो इससे पहले हमको कुछ टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मोल कैलकुलेशन हमको आना चाहिए, ठीक है। कैसे हम मोल निकालते हैं, ठीक है। क्या मतलब कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है, मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। वो सब हमको पहले देखना होगा, वरना आप फंस जाइएगा। तो सबसे पहले हम मोल कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग आगे मोल कैलकुलेशन। अगर 11th में पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ अभी यहाँ पे मोल कैलकुलेशन, ठीक है। इजी है, मतलब 2-3 पॉइंट बताएंगे उसी में को समझ में आएगा, ठीक है। तो मोल कैलकुलेशन में देखो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर मान लो सीधे इतना लिख लो नंबर ऑफ मोल्स। देखो अगर कोई मतलब कोई एलिमेंट दिया हुआ है मेरा पास सोडियम, ठीक है, ठीक है। इसका मोलर मास कितना होता है तुम्हारा? 23 ना होता है क्या? 23 होता है इसका तुम्हारा मोलर मास, ठीक है। अगर मान लो इसका गिवन मास तुमको दिले है 23 ग्राम दिले है, एग्जांपल पहले सिंपल बताते हैं। अगर 23 ग्राम इसका गिवन मास है, ठीक है, तो इसका मोल कैसे हो जाएगा? मोल हो जाएगा इसका गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। 23 गिवन मास है, 23 हमारा मोलर मास है, काट के 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपली वे में आपको बता देते हैं, ठीक है। किसी का भी मोल कैलकुलेट करने के लिए हमको जनरल लिखना होगा। मोल को हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। एन से लिखते हैं नंबर में। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर हम मोल्स x का निकाल रहे हैं यहाँ पे गिवन मास ऑफ x अपॉन मोलर मास ऑफ x, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है आपका नाइट्रोजन का हमको मोल से निकालना है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का। तो इसका गिवन मास हम मान लेते हैं 28 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मोलर मास भी 28 ही होता है ना। 28 से 28 काटेंगे कितने हो जाएगा हमारा 1 मोल, ठीक है। अगर मान लो हमारा कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, इसका आपका गिवन मास जो है जी आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आप 56, ठीक है। और इसका मोलर मास आप मान लीजिए हमारा है 28, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास काट के 2 मोल, ठीक है। ये पहला है हमारा पहला प्रोसेस है जिससे हम पहला मेथड है जिससे हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए आप लोग। चलिए दूसरा मेथड हम आते हैं। दूसरे मेथड पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये गैसियस के लिए जो दूसरा मेथड मैं बताने वाला हूँ ये एवोगाड्रोस नंबर पे बेस्ड है। आप लोग को तो पता ही होगा एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। एवोगाड्रोस नंबर, इसको हम Na से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है हमारा 6.022 into 10 to the power 24 या 23 तो इतना होता है 6.0 into 23, ठीक है ना। इतना हमारा वैल्यू होता है एवोगाड्रो नंबर का, ठीक है। हाँ, तो अगर हमको निकालना है किसी का नंबर का, किसी एलिमेंट का मोल, कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है मोल से निकालने के लिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आएगा। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर Na, ठीक है। इसको n से डिनोट कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर n अपॉन Na, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पार्टिकल है x, ठीक है। इसका पार्टिकल दिए हुए हैं हमको
12.044 इंटू 10⁻24 ये हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका हमको अगर मोल्स निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल एन वन में एन, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा इतना दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻24 अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर क्या था हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। इससे इसको काटिएगा, इसको ऊपर जाएगा कितने होगा 2 इंटू 10⁻1 बराबर कितने 20 मोल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे 12 का टॉपिक है नहीं, ठीक ना, 11th का है, सो आता होगा, हम पढ़ा रहे हैं कि दिक्कत हो ही नहीं हम लोग को। ठीक है, बताता है गैसेस वाला ही बता दे क्या, तो वैसे ही है जैसे नॉर्मल था ना स्टार्टिंग जो पहला मैथड बना था उसी गैस का दिया हुआ वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स अपॉन में मोल वॉल्यूम ऑफ गैस। वही अगर एसटीपी पे है मतलब कि कोई गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दे रहे हैं, ओल्ड एसटीपी पे लीजिएगा तो उसका आ जाएगा तो 22.4 लीटर, और न्यू पे लेगा तो 22.7 लीटर। इससे देगा एकदम कैलकुलेट कर सकता है, तो उस पर हम दिमाग लगाना चाहते नहीं, सीधे आप स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा होगा तो कोई देखता है नहीं, इतना लंबा वीडियो बना के कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आप कंसंट्रेशन टर्म्स। चलिए हेडिंग लिया मार्कर भेजा मार्कर में दिक्कत है, इसमें इंक कितना भी डालो उसके बावजूद भी नहीं चलता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सब चीज़ एक दिन ठीक होगा। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, तो कंसंट्रेशन में बेसिकली 3 टर्म्स आते हैं। ठीक है, परसेंटेज टर्म्स हमारा, फिर से पार्ट टर्म्स, एंड देन हमारा तीसरा है जो है हमारा वो फ्रैक्शन टर्म्स। ठीक है, और फिर हमारा मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, अभी तो बेसिकली इतना कर लेना है हम लोग को। पहला क्या था, पहला हम क्या बताए थे, फ्रैक्शन टर्म्स, सॉरी पहले परसेंटेज टर्म, पहला परसेंटेज टर्म्स, परसेंटेज टर्म्स, दूसरा है हमारे पास फ्रैक्शन टर्म्स, फ्रैक्शन टर्म्स, तीसरा है हमारे पास परसेंटेज टर्म, फ्रैक्शन टर्म्स हो गया, हमारा पार्ट टर्म्स। ठीक है, इसके बावजूद भी है आपका मोलैलिटी, ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, सातवां आपका फॉर्मेलिटी। ठीक है, एक और है जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसको हम कंसीडर करते नहीं हैं। ठीक है, तो इतना मोटा मोटी है कंसंट्रेशन टर्म्स में, तो आज हम ये तीनों पढ़ेंगे और ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज टर्म से और पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज टर्म से। चलिए फटाफट डालिए परसेंटेज टर्म्स के बारे में। तो पहला परसेंटेज टर्म हमारा बाय मास परसेंटेज, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W/W% से। ठीक है, तो इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, अमाउंट ऑफ solute present in given amount of solution। ठीक है, सॉल्यूशन का इसमें अमाउंट 100 ग्राम में होता है। ठीक है, और इसको और करके लिख सकते हैं, और इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, फॉर्मूला के फॉर्म में मास परसेंट निकालना है। तो क्या है यहाँ पे, जैसा कि हम आपको बताए थे कि सॉल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, क्या पहले जनरली फॉर्मूला लिखो, गिवन अमाउंट
ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिल करके हमारा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं W2, और W2 मेरा मास मास बता रहा है, ठीक है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो W2 हमारा मास ऑफ सॉल्यूट हो गया प्लस W टोटल। W टोटल हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100। ये हमारा आपका मास का परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। इससे आप किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मास का परसेंटेज। देख लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बताते हैं। अब दूसरा है हमारा पास, दूसरा परसेंटेज टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज टर्म्स। सेम टू सेम यही फॉर्मेट है, ठीक है। पहले एक आध कोई एग्जांपल लिख लीजिए उसका, अगर देगा आपको ऐसे एग्जांपल दिया गया कि आपको 10% ऑफ NaCl dissolves in aqueous एक्वस सॉल्यूशन मतलब समझ लीजिए, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर लिक्विड है, ठीक है, वाटर है सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में एक्वस है तो सॉल्वेंट यहाँ पे मेरा वाटर है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर 10% ऑफ NaCl डिसॉल्व है हमारा एक्वस, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपके मन में क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, जाओ देखो इसको, इधर जाओ, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वही अगर हमको दिया रहेगा, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए 5% ऑफ HCl है ना, डिसॉल्व्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप क्या लिख सकते हैं इसका लिख सकते हैं ना, 5 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 5 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इससे हम अपना सॉल्यूट का तो निकल ही गया हमारा वेट, इससे हम अपना सॉल्वेंट का भी वेट निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मेरा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम में मेरा 5 ग्राम HCl है, तो उसमें मेरा सॉल्वेंट कितना होगा, उसमें से टोटल अमाउंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन से टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घटा देंगे, तो हमारा टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है, तो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन हमारा किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन में बनता है मुझे, और सॉल्यूट मेरा दिले है 5 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन में 100 ग्राम का है, 100 में से 5 घटा तो 95 ग्राम आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, यानी कि पानी का आधी आ गया आपको वेट, ठीक है ना। यहाँ पे भी 10 ग्राम अगर आपका सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो 90 ग्राम आपका सॉल्यूट हो जाएगा, 90 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। दैट्स ऑल सिंपल, कुछ था नहीं इसमें। उसी तरह अपना वॉल्यूम फ्रैक्शन है, सॉरी वॉल्यूम फ्रैक्शन है, वॉल्यूम परसेंटेज है बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस इसमें मास था, उसमें वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। क्या है, वॉल्यूम है वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें वही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, हाँ एम ले रहे क्योंकि वहाँ से मास ले रहे थे इसलिए केजी, वहाँ ग्राम ले रहे थे, यहाँ पर वॉल्यूम इसलिए एम ले रहे थे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन,
टोटल वैल्यू ऑफ टोटल वॉल्यूम सॉरी ड्रिंक वॉल्यूम। ठीक है, तो दैट्स ऑल, सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसको हम लिख सकते हैं V2 अपॉन में V1 प्लस P2, क्योंकि 2 हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है ना। एग्जांपल आप मान लीजिए, आपका 10 ml ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 10%, तो आपको आंसर बता दिया भैया। 10% ऑफ अल्कोहल आपका प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आप लिख सकते हैं 10 ml ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन, अरे भाई आंसर लिख दिया, बताओ मेरा दिमाग कहाँ चलता है। लिख दिया, आंसर लिख दिया, तुम क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, हम आंसर लिख दिया, तुम क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, यहाँ आपको एग्जांपल दे दिया 10 ml ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिखो। इसको हम लिख सकते हैं 10% ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन aqueous solution। देखा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल के लिए दोहराना है, पर का मिटाते हैं आज। दूसरा एग्जांपल आप लोग देखिए, देख लीजिए। दूसरा के लिए हम पूरे मिटा दिए, लो चलिए आइए देखिए। तो दूसरा एग्जांपल 2, ये है हमारा, अगर मान लो 5% ऑफ HCl प्रेजेंट इन aqueous सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखिएगा, इसको हम लिखेंगे 5 ml of HCl and dissolve in 100 ml of solution। ठीक है। अब लास्ट है हमारा क्या, मास बाय वॉल्यूम, दैट्स ऑल। अब तीसरा हमारा पास है परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम, बहुत इजी है। मास बाय वॉल्यूम दे रहे हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। तीसरा है आपका मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखने का जरूरत है तो लो लिख लो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in total volume of solution। ठीक है, चलिए आइए क्या होगा, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, W2 अपॉन में B1 प्लस B2, यानी कि W ऑफ सॉल्यूट अपॉन में B टोटल। एक बार देख लो, एक एग्जांपल बता देता हूँ। भैया भोजपुरी में मैथिली है, ठेठी बोलते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लो, वही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 10 ग्राम, सॉरी फिर हम आंसर लिखने जा रहे हैं। 10% ऑफ NaCl प्रेजेंट इन aqueous सॉल्यूशन। ठीक है, इसका तुमको मास बाय परसेंटेज बताओ, इसका मास बाय परसेंटेज लिख के बताओ तो क्या होगा। इसको लिख सकते हैं 10 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ लोड लेने का है नहीं। ये वो आप सीखिएगा, उसी में आप वॉल्यूम दे दिया। वही यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम था, और वही आपको वॉल्यूम बाय मास करके पूछ दे तो सीधे लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, V2 अपॉन में W1 प्लस W2 मास बाय वॉल्यूम वगैरह। चलिए नोट कीजिए।
चलिए अब बात करेंगे हम लोग फ्रैक्शन टर्म्स की। ज्यादा लोड नहीं है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ट्रिक बता रहे हैं। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं, सीधे अगर आपको दे रहेगा मास फ्रैक्शन बताइए, ठीक है, सीधे मास ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल मास डायरेक्ट सॉल्व इनटू 100 आने करना है, सीधे सिंपल ट्रिक। एक के अति में आपको हो जाएगा, एक के स्लाइड में तीनों का बता देंगे। मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, उसमें एक और आता है मोल फ्रैक्शन, वही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन टर्म्स की, ठीक है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने पढ़ाया था हमारा जो मास परसेंटेज था, जो वॉल्यूम परसेंटेज था, ठीक है, तो उसमें मैं इनटू में 100 डालना भूल गया था, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा कि मैंने जहाँ पे 100 नहीं डाला होगा मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पे आप 100 डाल दीजिएगा, ठीक है ना, फ्लो में छूट जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, मतलब और मान लीजिए वॉल्यूम परसेंटेज है, तो मैं कुछ ऐसा लिखा होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और में V1 प्लस V2, ये मैं लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पे आप ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे फ्लो में जो होगा ना, लेक्चर के फ्लो में होंगे तो लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, तो ये इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना फ्रैक्शन टर्म्स, ठीक है। जज मत कीजिएगा, इस इंसान थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा ही होगा। तो चलिए आप बात करते हैं लोग क्या फ्रैक्शन टर्म्स। फ्रैक्शन टर्म्स, ठीक है। इसमें भी हम कुछ ग्राफ मतलब कि फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे फ्रैक्शन टर्म्स वो है क्या, मतलब बेसिकली, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। 11th में पढ़े ही होंगे आप लोग मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको काई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेर लिया है, इसको साइड में थोड़ा सा लिख लेते हैं। फ्रैक्शन टर्म्स, FRACTION, फ्रैक्शन टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन टर्म में पहले लिख लेते हैं मास फ्रैक्शन। फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग समझेंगे मास फ्रैक्शन, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम फ्रैक्शन, एक ही स्लाइड में तीनों हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम फ्रैक्शन, और इस साइड ले लेते हैं अपना मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं। एक्स टाइप का होता है काई, उससे डिनोट करते हैं, ठीक ना। चलिए आइए इस मार्कर को रखिए साइड में, इससे काम चलाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहले मास फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बाय मास परसेंटेज में हम क्या ले रहे थे, गिवन मास ऑफ, मतलब कि अगर सॉल्यूट का हम निकाल रहे थे मास परसेंटेज, तो वहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल मास ले रहे थे इनटू 100 करके वहाँ परसेंटेज निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या कर देगा, मान लीजिए आपको देगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप लिख लीजिएगा वहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपली हो जाएगा हमारा क्या, गिवन, अगर सॉल्यूट का हम निकाल रहे हैं फॉर सॉल्यूट, तो सीधे हो जाएगा यहाँ पे आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं W2 अपॉन में W1 प्लस में W2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए, फॉर सॉल्यूट के लिए, फॉर सॉल्यूट आप सॉल्यूट मेरा वॉल्यूम में है, क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हो जाएगा V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ठीक है। हमारा ये वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा। अब बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो ये इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या
जैसे कि मैंने मोल्स निकालना सिखाया आपको, तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये है, ठीक है, और ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है N1, N2 मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था और N1 मेरा मोल्स सॉल्वेंट था। ठीक है, तो अगर हमको Chi2 निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्योंकि 2 को हम सॉल्यूट को हम 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है तो हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर वही हमको सॉल्वेंट का पूछ लेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट Chi1, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम ले फ्रैक्शन में, तो हमको क्या आएगा देख लेते हैं। अगली स्लाइड में बताएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में बताते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का लेगा, ठीक है, अगर Chi1 प्लस Chi2 करेगा तो इसका सम हमेशा 1 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, हमेशा 1 आएगा। हाँ, तो ये पर इतना स्लाइड पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद अगली स्लाइड में बताते हैं कुछ और है। ठीक है, चलिए। खाना है खाएगा, जिसको नहीं खाना है नहीं खाएगा, तो क्या अभी खाओ तो 5%। देखिए कि मार कैसे लगता है, ऐसे मार लगता है, देखा छी कैसे मार लगता है, ऐसे देखो कैसे थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, माइक बहुत जल्द ले लेंगे हम। ठीक, हाँ। तो अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखें, W2 देखें, मतलब मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये होगा ना मेरा W2 अपॉन में W1 प्लस W2, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरा हम ले लिए हैं किसका, अपना सॉल्यूट का। ठीक है, अगर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं हम, ठीक है, सॉल्वेंट ले लेते हैं W1 अपॉन में W1 प्लस W2। ठीक है, अगर इसका हम सम करें, ठीक है, इसका सम करेंगे तो हमारा देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो W2 अपॉन में W1 प्लस W2 प्लस W1 अपॉन में W1 प्लस W2 करेंगे, क्या आएगा W1 प्लस W2, इसका भी बनेगा मास फ्रैक्शन का सम W2 प्लस W1, यानी कि हमारा मास फ्रैक्शन के ऐड किए सॉल्वेंट सॉल्यूट का, तो उसमें 1 आया। इसका कीजिएगा, देखो आप खुद से करके देखिएगा। ठीक है, इसका भी 1 ही आया। हम मोल फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम Chi2 निकालें, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। Chi1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, Chi1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करें, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हमारा 1 आएगा। N2 अपॉन प्लस ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में हमारा 1 आ गया। क्लियर करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, पहले बताइए 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, वही अगर हमारा 1 बिलियन रहेगा तो 1 बिलियन, इसमें 10 टू द पावर 9, यानी कि 9 जीरो प्रेजेंट होते हैं। अगर वही हमारा 1 ट्रिलियन का पूछ ले तो, ठीक है, तो इसमें 10 टू द पावर 12, यानी कि 12 जीरो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी अभी चीजें जो अभी यूज होगी पार्ट टर्म्स में, ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले साइड में। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए नोट, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन पार्ट टर्म्स अपना। ठीक है, फ्लो चार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहला लिख लेते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन का, पीपीएम से इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, इधर लिख लेते हैं पार्ट्स पर बिलियन, इधर पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, पीपीएम से हो गया पार्ट्स पर मिलियन, पीपीटी से पार्ट्स पर बिलियन और पीपीटी से पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, अगर हमको पूछ दे बताओ पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट बाय मास परसेंटेज में, तो हम क्या लिखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट बाय मास परसेंटेज से, तो हम लिख सकते हैं इसको मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
इनटू में 10 टू द पावर 6। मैंने बताया अभी 1 मिलियन बराबर होता है 10 टू द पावर 6। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 टू द पावर 6। अगर वही हमारा पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्वेंट पूछ दे बाय मास परसेंटेज से, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन पे सॉल्वेंट का पूछ दे, ठीक है, बाय मास परसेंटेज से, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 टू द पावर 6। सिमिलरली आप इस केस में कर सकते हैं, अगर दे देगा आपको पीपीबी, ठीक है, सॉल्यूट का इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 टू द पावर 9, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, पीपीटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय मास परसेंटेज में दे दे आपको, तो आप लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 टू द पावर 12। वही अगर यहाँ पे मैंने मास का बताया बाय फिर वॉल्यूम का दे देगा, वॉल्यूम परसेंटेज का, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीपीबी अगर वॉल्यूम में दे दे, पीपीबी ऑफ सॉल्वेंट दे देगा आपको, है ना, बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 10 टू द पावर 9, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अगर मास बाय वॉल्यूम में दे दे, ठीक है, पीपीटी को आपको पीपीटी ऑफ सॉल्यूट दे देगा आपको, अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, तो आप लिख सकते हैं इसको कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 टू द पावर 12। मतलब कि आप अगर एक का फॉर्मेट सीख जाइएगा ना, तो आप पूरा मतलब कि आप खुद पे ही खुद कर ले जाइएगा, ठीक है। तो यही था हमारा पार्ट सम, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, सब अपने रिजल्ट दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अगले वीडियो में सॉल्युबिलिटी स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।